नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं सभी वकीलों के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, आपको कब से कब तक अप्लाई करना है, कितना एप्लीकेशन फॉर्म होगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, कितनी सैलरी रहेगी और सिलेबस में मेरे के हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। हालांकि मैं आपको क्लियर रूप से बता रहा हूं, बैंक ऑफ इंडिया की अपनी जो वैकेंसी है, लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी है, दो कैटेगरीज के अंदर आ रखी है। दो तरह के वकीलों को यहां पे चुना जाएगा। सैलरी भी दो अलग अलग तरह के लोगों को दी जाएगी, सैलरी में भी डिफरेंस है। और जो इसका सिलेबस है, ये कभी भी बैंक ऑफ इंडिया या और भी जो बैंकिंग हमारी जो जॉब्स आती हैं, यहां पे सिलेबस डिस्क्लोज नहीं करा जाता है। एक्सपेक्टेड जो सिलेबस होगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो याद रखना, आपको सिलेबस इनके द्वारा ऑफिशियली नहीं बताया जाता है, बट ये मैं अपनी तरफ से आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस बताऊंगा एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे जो है हमारे को सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, एप्लीकेशन फॉर्म्स की भरना शुरू जो है हो चुके हैं। 27 मार्च से आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो 27 मार्च से आप अपना फॉर्म आराम से भर सकते हो। और इसका जो ऑफिशियल लिंक होगा भरने का, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपडेट रहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फॉर्म मैं कब तक भर सकता हूं, मेरी जो है यहाँ पे लास्ट डेट कब की है, 10 अप्रैल 2024 तक मेरी आखिरी डेट है। और रेलेवेंट जो है एज क्वालिफिकेशन जो मेरी मेजर करी जाएगी कि भाई मेरे को अगर मांगा जा रहा है कोई एज लिमिट, तो मेरी उम्र कब से कैलकुलेट करी जाएगी, 1 फरवरी 2024 से। मान लेते हैं कि अगर 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, तो 32 साल आपके इस फाइनल तारीख तक गिने जाएंगे। इतनी सी बात है, तो आप लोग इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा। रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिलेगा, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। यहाँ पे हमारे को लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। पूरे इंडिया में जितने भी हमारे बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस हैं, आपको सिलेक्शन के बाद कहीं पे भी भेज दिया जाएगा। याद रखना मेरी बात, कहीं पे भी आपको भेज दिया जाएगा। अब ये अलग अलग कैटेगरी की जॉब है, अब इसमें तो हमारे को समझने वाली कोई बात नहीं है, हम तो लॉ वाले हैं, हम तो लॉ वाली बात करेंगे। तो लॉ ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। लॉ ऑफिसर्स ये जो है ना, ये अपना पे स्केल होता है, ये अपना पे स्केल होता है। तो यहाँ पे इसको मिडल मैनेजमेंट ऐसा ही कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है, एक पे स्केल होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लॉ ऑफिसर्स के लिए 31 वैकेंसी आई हुई है। और जनरल वालों के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 है, ओबीसी वालों के लिए 8, एसटी वालों के लिए 3, एससी वालों के लिए 4। टोटल इसको मिलाई जाए तो 31 वैकेंसीज आ रखी हैं। मैंने क्या कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, 2 कैटेगरी। ये तो एक्सपीरियंस वालों के लिए थोड़ा, हर दोनों में एक्सपीरियंस मांगा गया है। याद रखना, इस पोस्ट के लिए अपना एक्सपीरियंस मांगा गया है। लॉ ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस कितना मांगा गया उसके बारे में मैं बात करूंगा। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 35 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। इतनी सी बात हो गई। अब जो लॉ ऑफिसर दूसरी कैटेगरी वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूं। अब ये है लॉ ऑफिसर दूसरे कैटेगरी वाले। वहां MMGS 3 था, यहां पे MMGS 2 है। ये सैलरी की बात होती है, 5-6 हजार का डिफरेंस होता है बस। MMGS 3 के अंदर वहां पे 5-6 हजार आपको ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी ज्यादा मांगा जा रहा है। या MMGS 2 यहाँ पे 6-7-5-6 हजार रुपए का डिफरेंस होता है, उसमें थोड़े कम मिलते हैं, और कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, इसकी वैकेंसी है टोटल 25। जनरल वालों के लिए 9, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2, ओबीसी वालों के लिए 5, एसटी वालों के लिए 2, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 7। टोटल मिलाई जाए तो 25 पोस्ट है, और मिनिमम 25 साल और 32 साल। वहां 25 साल और 35 साल था, यहाँ 25 साल और 32 साल का आपका मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे मांगी गई है। और पे ग्रेड मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये जो पे ग्रेड है 69,810 रुपए, और यहाँ पे होता है 78,230 रुपए। ये मैंने आपको कहा था ना, 5-6 हजार का डिफरेंस होता है MMGS 2 में MMGS 3 के अंदर। ये बात आपको क्लैरिफाई हो जाती है। अब सैलरी तो मैटर नहीं करती, सैलरी बहुत अच्छी है, अलाउंसेस वगैरह बहुत अच्छे हैं, बट एक बार मेन कंसर्न होता है हमारा सिलेक्शन का। सिलेक्शन हो गया तो सारा काम हो जाएगा। सैलरी वगैरह बहुत अच्छी मिलती है। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इंडियन होने चाहिए। और इन्होंने बोला है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, आपको अगर सिलेक्शन लेना है, तो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस पर क्लिक करोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुल जाएगा। बट मैंने खोल के रखा हुआ है ऑलरेडी, पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, जो मैं आपको अभी शो कर देता हूं। ठीक है, ये अपना सिलेबस के बारे में है, ये है हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम बात करें, तो यहाँ पे सारे ऑफिसर्स की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखी है। अब हम तो लॉ वाले हैं, ठीक है, हम लॉ वालों की बात करेंगे। ये MMGS 3 है, ये 3 लिखा हुआ है, यानी कि जिनकी सैलरी ज्यादा मिलेगी। इसमें आपका मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे बता रखा है, 25 से 35 साल के लोग, ग्रेजुएट इन लॉ, 3 साल वाली डिग्री करी हो या 5 साल वाली करी हो, कोई भी चलेगी। अब इसमें एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, मिनिमम आपके पास 6 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 6 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लॉ फर्म के अंदर, किसी भी लॉ ऑफिसर बन के आपने काम करा हो, अगर आपने प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट काम करा हो, या फिर कोई रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करा हो, या जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे काम करा हो, वो यहाँ पे बतेरे तरीके का यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। याद रखना,
केवल आपके पास एक्सपीरियंस है उससे काम नहीं चलेगा, एक आपको एक्सपीरियंस लेटर इश्यू करवाना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात। और दूसरी कैटेगरी वाले लोगों की मैं बात करूं, दूसरे लॉ ऑफिसर्स की, यहां पे लॉ ऑफिसर MMGS 2 के बारे में बात करी हुई है। मिनिमम 25 वैकेंसी है और एज लिमिट 25 से 32, वही ग्रेजुएशन इन लॉ की डिग्री चाहिए। यहां पे बोला है मिनिमम 4 सालों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी लॉ फर्म में काम करा हो, प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट काम करा हो, या कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में काम करा हो, वगैरह वगैरह। एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। फॉर्म भरते टाइम आपको ये शो करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपको फॉर्म भरते टाइम शो नहीं करना पड़ेगा, जब आपके इंटरव्यू की स्टेज आएगी तब काम करना पड़ेगा। इसमें एक्साइटिंग बात बताऊं आपको क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यार ये तो सिलेबस कभी देते ही नहीं है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये होता है कि इनको खुद को नहीं पता होता कि हम जो है आपसे फॉर्म भरवा आपका एग्जाम लेंगे या नहीं लेंगे। क्यों? यहां पे आपको मैं बता देता हूं, यहां पे ना पहली बार इसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जब आपका एग्जाम हम लेंगे ना, तो एग्जाम में यहां पे और लिखा होता है, एंड और लिखा होता है। मैं आपको शो कर देता हूं अभी, ये देखो, ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर। यहां पे इन्होंने बोला हुआ है हम आपका एग्जाम कंडक्ट करवा भी सकते हैं और एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं भी करवा सकते। अगर आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ तो एक पेपर होगा आपका बस ऑनलाइन टेस्ट होगा बस। और यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एंड और यहां पे गौर करिएगा, इन्होंने खुद लिखा है एंड और का मतलब अगर हमारे पे वैकेंसी बहुत ज्यादा आई, एप्लीकेंट्स के फॉर्म बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भरे गए, तो हम आपको ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे एंड आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। अगर हमारे पे एप्लीकेशन ज्यादा नहीं आई, कम एप्लीकेशन आई, तो हम केवल आपका क्या कंडक्ट करवाएंगे, केवल इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। सीधी सी बात, सिंपल सी बात। अगर हमने आपको ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया तो हम इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछेंगे 25 नंबर की, 30 मिनट का पेपर होगा उसका। हम आपसे प्रोफेशनल नॉलेज पूछेंगे, ये हो गया हमारा लॉ का सिलेबस हो गया। अब यहां पे आपसे लॉ का सिलेबस पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको एक्सपेक्टेड बता दूंगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट मिलेंगे। फिर आपका होगा जनरल अवेयरनेस की हाल फिलहाल में बैंकिंग इंडस्ट्री में, केवल बैंकिंग इंडस्ट्री की आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके बारे में आपसे पूछेंगे। 25 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 मिनट मिलेंगे। अब मुद्दे की बात, बस ये आपको मेन बात याद रखनी है, बाकी सब अपना इन्होंने रिजर्व कैटेगरी वालों को आपको कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है। वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जिनके लिए है तो आप अपना स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। अब मुद्दे की बात आ जाती है सिलेबस की। सिलेबस हमसे क्या क्या पूछा जाएगा इसके अंदर, मैंने जो एक्सपेक्टेड मेरे को लगता है कि एक बैंकिंग का एग्जाम, एक अच्छे लेवल का जब एग्जाम हो रहा है हमारा, तो उसमें आपसे सिलेबस के लिए वो एक्सपेक्टेड क्या क्या रखेंगे, ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया 100% याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपको याद रखना है, हमसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में से पूछ सकते हैं, आईपीसी में से पूछ सकते हैं, सीआरपीसी में से, एविडेंस में से। अब नए कानून हमारे लागू हो जाएंगे तो उससे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पुराने कानून पढ़ रखे हैं अच्छे से, तो नए कानून में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूं। आपसे कॉन्ट्रैक्ट पूछेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ पूछेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूछेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूछेंगे, कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, एलएलपी पूछेंगे, ठीक है। ज्यादातर सिविल लॉज पूछते हैं यहाँ पे, याद रखना। बस एक ही मैंने सीआरपीसी डाला हुआ है, ज्यादातर आपसे सिविल लॉज एक तरह से सब पूछे जाते हैं, ठीक है। सीपीसी, लिमिटेशन, टीपीए, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। तो आपको लग रहा होगा सर आपने ये रेड मार्क क्यों करके रखे हुए हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। मान लेते हैं बहुत आपने लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो कि मेरे को बैंक के अंदर लॉ ऑफिसर लगना है, तो अलग अलग बैंक वाले अपने लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकालते रहते हैं। कभी कभी फ्रेशर वालों के लिए भी आती है और कभी कभी रिजर्व एक्सपीरियंस वालों के लिए भी आती है, जैसे ये वाले एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो आप लोगों को ये कानून तो 100% अपने प्रिपेयर करके पहले रख लेने हैं। जो भी कोई बैंक का पेपर आता है, आंखें बंद करके उनमें ये सब्जेक्ट तो आते ही आते हैं, याद रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक एंड रेगुलेशन एक्ट, एनआई एक्ट, सरफेसी एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, ये पूरा एक कानून है, एविडेंस एक्ट नहीं है, एविडेंस एक्ट तो पहले बता दिया हमने। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन की स्कीम, रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड एफआई एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो ये कानून तुम्हारे कॉमन है, हर बैंक के पेपर में ये कानून तो आते ही आते हैं, याद रखना मेरी बात। अब लॉ ऑफ टॉर्ट आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आईटी एक्ट, आरटीआई एक्ट, कंपटीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, लीगल मैक्सिमम आपसे पूछ सकते हैं, और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इससे बाहर कोई सिलेबस नहीं आता, याद रखना। इसमें सिलेबस आपको लग रहा बहुत बड़ा है, मैंने आपको क्या बोला, ये एक्सपेक्टेड है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। अगर आपने ज्यादातर तुम्हारे जुडिशरी के बच्चों के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें सिलेबस कवर हो गया, जो बच्चा खुद सा सिलेबस है बस आपको वो प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, वो अपने आपको प्रिपेयर करना होता है। 100% बोल रहा हूं, अगर इनमें से आपने 80% में सिलेबस अपना कर लिया, आपका सिलेक्शन पक्का है, मतलब इंटरव्यू की स्टेज पे आप जा सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू की स्टेज पे फिर आपको निकालना है। अगर आपको मान लेते हैं एग्जाम के अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ प्लस आपका इंटरव्यू हुआ, तो यहां पे ऑनलाइन टेस्ट की वेटेज होगी 18% की, इंटरव्यू की आपकी परसेंट स्कीम होगी 20% की। कि 100 जितने भी पेपर का हमारा पेपर हुआ
ठीक है, ऑनलाइन मान लेते हैं 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 में से आपके जितने नंबर आएंगे उसको 80% के इवेल्युएट कर लेंगे और 20% इंटरव्यू में से लेंगे। तो इसको अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो 100% में से आपकी कट ऑफ निकलेगी, 100% से आपकी जितनी भी कट ऑफ आएगी सिलेक्शन है, उसी टाइम सिलेक्शन है, उसी टाइम सिलेक्शन है। फिर आपकी सैलरी मैंने इसके अंदर सैलरी आप मान के चलो 1 लाख रुपए की आपकी, जो छोटे दूसरे कैटेगरी के लॉ ऑफिसर है ना, MMGS2 वाले, इनमें मिनिमम आपको इतनी तो मिलेगी। और अलाउंसेस अलग है, रहने का खर्चा अलग है, आपके हेल्थ का खर्चा अलग है, PF अलग है, ठीक है, दवाई के खर्चे अलग है, और आने जाने का खर्चा अलग है, बिजली पानी का खर्चा अलग है, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, याद रखिएगा। तो इसके लिए अगर इतनी बढ़िया पोस्ट चाहिए तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा ये सिलेबस कुछ भी नहीं है, उसके लिए ये सिलेबस कुछ भी नहीं है। मेहनत सबसे बड़ी चीज है हमारे लाइफ में, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। बस आप लोग अपना टाइम सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट ना करके अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपनी कमियों के ऊपर इन्वेस्ट करिए कि मेरे अंदर जो कमी है, मेरे को जो कानून नहीं आता है, मैं उसको अच्छे से पढूं, उसको अपना बेहतर बनाऊं और अपना पेपर अच्छे से देके सीधा सिलेक्शन लूं। याद रखना, टारगेट अपना बना के चलिए। मान लेते हैं कि अगर आपका इस एग्जाम में मन नहीं है पेपर देने का, तो मैं बार बार यही बोलूंगा कि ये जो लाल वाले कानून है और जो सिविल कानून जो मैंने ये सिलेबस बताया है, हर बैंकिंग पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ये मैं आपको क्लियर रूप से बता रहा हूं। तो प्लीज अपना प्रिपरेशन करके चलिए, इसी वजह से मैंने पूरा सिलेबस बता दिया है। बहुत लोग परेशान होंगे सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, इसी वजह से। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पोस्टर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, 50% का डिस्काउंट 31 मार्च 2024 तक आपके लिए मैंने अवेलेबल करवाया हुआ है। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का बैच ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, फैमिली लॉ का बैच ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, जुडिशरी की क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया जाता है। और याद रखना, ये ऑफर केवल 31 मार्च 2024 तक ही वैलिड रहेगा। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।